8वां चैप्टर मृदा, ठीक है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, मृदा क्षरण एवं संरक्षण। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया ना वो टाइप पे ध्यान मत देना है कि ये वही है, अब मेरे को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है ये अरे मैं खुद ही गलत क्यों लिख रहा हूँ, अरे ये ऐसे लिखते ना यार, नीचे देख लो, ठीक है, ये मिस्टेक है, ठीक है। मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण है, क्या है, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखे। 8वें चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी चैप्टर से आपके यहाँ पर पूछा जाता है अधिकतर, या तो पूछेगा मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखे, या यूँ पूछे कि मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, या तो ये एक साथ पूछ सकता है, ठीक है, नोट करो। तो क्या होता है मृदा संरक्षण, मृदा या भूमि को विविध चरण शक्तियों द्वारा बहने और कटने से बचाना तथा उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही भूमि या मृदा का संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। अभी मेरे को आपको 17 चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बताना है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर उसके पॉइंट दिए गए, नोट करो। निम्नलिखित को समझाइए, प्राकृतिक क्षरण क्या है, तो वृक्ष क्षरण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा, ठीक है। मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक, जलवायु, मृदा ढाल, वनस्पति और वर्षा, ठीक है, नोट करो। जल द्वारा मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है, परत क्षरण, शुद्र सरिता क्षरण, और फिर अवनालिका क्षरण, और क्या सरिता तट क्षरण, और भू संकलन क्षरण, ठीक है, नोट करो। 5वां क्या, मृदा क्षरण या भू क्षरण के प्रभाव को बताइए, तो मृदा क्षरण से होने वाली हानियां यहाँ पर बताई गई, नोट करो। फिर आपका जो 9वां चैप्टर है भू परिष्करण, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, भू परिष्करण क्या है, तो फसलों के सफल उत्पादन के लिए खेती की तैयारी से लेकर फसल के तैयार होने तक भूमि में जो भी क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है, भू परिष्करण कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है, तो भू परिष्करण 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक भू परिष्करण तथा द्वितीयक भू परिष्करण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका वर्णन करने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक भू परिष्करण क्या है, खेत की तैयारी से लेकर बीज की बुआई तक भूमि में जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो द्वितीयक भू परिष्करण क्या है, खेत में बीजों के अंकुरण के बाद फसल की कटाई तक जो भी कृषि क्रियाएं की जाती है द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती है, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, भू परिष्करण कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। भू परिष्करण के जो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, 6 दे रहा हूँ, 5 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक भू परिष्करण का क्या उद्देश्य है, अभी मैंने आपको द्वितीयक भू परिष्करण क्या होता है वो मैंने आपको बताया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य खरपतवारों को नष्ट करके मुख्य फसल की सुरक्षा करना है। इसके अतिरिक्त फसलों पर मिट्टी चढ़ाकर उन्हें गिरने से बचाना, मृदा की नमी को सुरक्षित रखना तथा मृदा में वायु संचार बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, शून्य भू परिष्करण की परिभाषा लिखकर इसके 2 लाभ लिखिए, तो शून्य भू परिष्करण की यहाँ पर परिभाषा लिखी है। अब यहाँ पर मैंने आपको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके लाभ भी यहाँ पर दिए गए, जैसे कि बहुत ही सरल है, भूमि को खेती के लिए तैयार करने में बहुत कम समय एवं कम लागत लगती है, भूमि का कटाव का खतरा कम हो जाता है, उसके बाद न्यूनतम भू परिष्करण के लाभ लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम भू परिष्करण क्या होता है, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ। उसके बाद आप यहाँ पर लाभ भी याद कर सकते हैं, न्यूनतम भू परिष्करण क्या होता है कमेंट करके बताओ ये, ठीक है। उसके बाद ये, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं क्या, 10वां चैप्टर है आपका भू परिष्करण एवं अन्य अंतर। आपका जो 9वां चैप्टर क्या था, भू परिष्करण। अब इसके अन्य अंतर भी है, तो इसमें देसी हल क्या, इसके गुण विशेषता लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और देसी हल के प्रमुख गुण भी यहाँ पर बताया गया है, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देसी हल के कोई 4 अवगुण बताना है, अभी मैंने उसके लाभ और गुण बताए। अब इसके जो दोष है या यूँ कहिए कि अवगुण है वो आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है, तो नोट करो। उसके बाद देसी हल के प्रमुख भागों के नाम लिखिए, तो देसी हल के जो प्रमुख भाग है जैसे कि बॉडी, हरीश, हत्ता, मुठिया, अंकुरी, फाड़ तथा हरेनी, ठीक है, नोट करो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, मिट्टी पलटने वाले हल कितने प्रकार के होते हैं, तो मिट्टी पलटने वाले हल 2 प्रकार के होते हैं, 1 हत्थे वाले तथा 2 हत्थे वाले, और इनको तैयार भी करना है कि 1 हत्थे वाले की मतलब वर्णन करना है, ठीक है। मिट्टी पलटने वाले 1 हत्थे वाले किन्हीं 4 हलों के नाम लिखिए, तो मेस्टन हल, प्रजा हल, साबास हल और क्या है, वाह वाह। मिट्टी पलटने वाले 2 हत्थे वाले किन्हीं 4 हलों के नाम, विक्ट्री हल, पंजाब हल, यूपी नंबर 2 हल और क्या टर्नर रेस्ट हल, ठीक है।
फिर क्या, हेरो तथा कल्टीवेटर में प्रमुख अंतर लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरो तथा कल्टीवेटर में आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो ये हेरो और कल्टीवेटर में यहाँ पर 3 अंतर बताए गए, फटाफट नोट करो। 5 अंतर है, 3 नहीं है 5 है। ठीक है, नोट करो। देसी हल और मिट्टी पलटने वाले हल में प्रमुख अंतर बताना है, तो नोट करो। देसी हल और मिट्टी पलटने वाले हल में अंतर दिया गया, नोट करो। 3 नोट ये है और ये 5 अंतर। ठीक है, उसके बाद आपका जो 11वां चैप्टर है सिंचाई, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, सिंचाई की परिभाषा दीजिए एवं सिंचाई के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद सिंचाई का महत्व या लाभ लिखिए। तो सिंचाई का जो महत्व और लाभ एक ही बात है, आप लिख सकते हो। सिंचाई से भूमि मुलायम हो जाती है, परिणाम स्वरूप भू परिष्करण क्रियाएं करने में आसानी होती है, जिससे फसल की समय पर बुआई की जाती है। दूसरा क्या है, सिंचाई से मृदा में नमी बनी रहती है, जो कि बीजों के अंकुरण के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा है, फसलें अपने पोषक तत्वों को भूमि से तरल रूप में ग्रहण करती है, जिसके लिए सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और चौथा है, सिंचाई में भूमि में लाभदायक जीवाणु की सक्रियता बढ़ जाती है तथा हानिकारक कीट दीमक का प्रकोप कम होता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से रोक कर 2 बार देख लेते हो ना, तो आपकी पेपर की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या, नहर द्वारा सिंचाई के 4 लाभ और हानियां लिखे। तो नहर द्वारा सिंचाई से किसान को निम्नलिखित लाभ होते हैं और नहर द्वारा सिंचाई से होने वाली हानि भी है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाभ भी है तो हानि भी है। ठीक है, यहाँ पर दोनों पॉइंट बताए गए, नोट कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, जल मांग क्या है, इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। जल मांग क्या होता है, तो नोट कीजिए कि जल मांग क्या है। फसलों की सामान्य वृद्धि व उत्पादन के लिए जितने सिंचित जल की आवश्यकता होती है, उसे फसलों की जल मांग कहते हैं। जल मांग, भाई तू कितना मांग रहा है, तेरी कितनी जरूरत है, वही है। फसलों की सामान्य वृद्धि व उत्पादन के लिए जितने सिंचित जल की आवश्यकता होती है, उसे फसलों की जल मांग कहते हैं। यद्यपि ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इसमें प्रभावित करने वाले कारक पूछा है, तो वायुमंडल की आर्द्रता, तापमान और वायु की गति और भूमि की लवणीयता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर करके जाएगा। फिर क्या, टपकाव सिंचाई के लाभ। टपकाव सिंचाई के लाभ आपको यहाँ पर बताना है, तो नोट कर सकते हो। फिर सिंचाई की छिड़काव विधि के 4 लाभ बताना है। क्वेश्चन, सिंचाई की क्यारी विधि के 4 लाभ लिखे। तो यहाँ पर 4 लाभ दिए गए, नोट कर सकते हो। चैप्टर